चैप्टर नंबर 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री का पाठ पढ़ेंगे हम। पाठ का साहित्य प्रकार है रेखा चित्र। ओके, इस पाठ के लेखक का नाम है शंकर दयाल शर्मा। उन्होंने बहुत सी पुस्तकों का निर्माण किया है। वो हमारे भारत के 9वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। ओके, तो हम आज जो शंकर दयाल शर्मा के से रचित जो कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री की जीवन की जो रेखा चित्र हमारे आगे रखा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो लाल बहादुर शास्त्री भारत के लोकप्रिय नेता थे। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद वे स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। इस पद पर वे केवल 19 महीने रहे। इस दरमियान देश कठिन परीक्षा की घड़ी से गुजरा। पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। भारतीय सेनाओं ने उसका मुंह तोड़ उत्तर दिया। सारी दुनिया ने शास्त्री जी के नेतृत्व का लोहा माना। इस पाठ में लेखक ने कर्म को ही ईश्वर मानने वाले शास्त्री जी के व्यक्तित्व का सुंदर विश्लेषण किया है। ओके, तो ये जो पाठ है उसमें जो लाल बहादुर शास्त्री है उनके बारे में उसका व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए निष्कर्म प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठा के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। उनकी कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन का विकास का मूलाधार था। तो इसमें जो मेन मूल्य है वो कौन से है? समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा और कर्मठता। ओके, तो हम देखते हैं अब आगे। मैं लेसन पढ़ते जाऊंगी, रीड करते जाऊंगी और आप लोगों को समझाती जाऊंगी। ओके, शास्त्री जी के नाम के आगे कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुंचे उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। यानी कि शास्त्री जी के जो लिए हमने विशेषण युक्त किया है जो शंकर दयाल शर्मा ने कि कर्मयोगी, वो बहुत ही सही है, क्योंकि उनका सारा जीवन कर्म से भरा हुआ है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से है, फिर भी देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद तक पहुंचे, तो उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। तो वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य के पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा है। लेकिन शास्त्री जी उन लोगों को पर में से नहीं थे कि जो आपके अपने भाग्य पे भरोसा करके बैठे रहते और अचानक से उनको सफलता प्राप्त मिलती है, लेकिन वो उन लोगों में से थे जो अपनी हथेली की लकीरों की बजाय, देखिए हाथ की जो रेखाएं हैं उनकी बजाय वो अपना चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। तो शास्त्री जी के लिए जो कर्म था वही एक ईश्वर था और इसी कारण से वो कोई भी फल की आशा किए बिना संपूर्ण भाव से कर्म को ही समर्पित रहते थे। तो यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्होंने उस और हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। यानी कि शास्त्री जी
ने किसमें विश्वास था उनको? कर्म में। कर्म से जो फल प्राप्त होता था उसमें उनको ऐसा नहीं था कि ये करूँगा तो मुझे ये फल मिलेगा। इसलिए उनको गीता के जैसे गीता में श्री कृष्ण भगवान ने गीता का सार बताया है कि मनुष्य कर्म कर, फल की आशा मत रख। इस तरह से जो शास्त्री जी का जीवन दर्शन है वो भी एक कर्म योग का प्रतिरूप है। इसलिए उनको कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना ज्यादा उपयुक्त होगा। ओके, आगे देखते हैं। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। अपने एक ही भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनैतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। तो शास्त्री जी का जो उद्देश्य था दृढ़ आस्था, तो कर्म का भाव, उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये जो तीन बातें थी उनका संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपने एक भाषण में अपने विचार को व्यक्त करते हुए कहा था कि यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, लेकिन आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समानता होनी चाहिए। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। यानी कि लेखक कहते हैं कि मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में ही मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। यानी कि जो हम कर्म करते हैं उसका सिद्धांत है, उसमें ही हमारी जो कर्म करने की भावना है उसमें ही शास्त्री जी ने अपना पूरा जीवन जो निष्काम कर्मयोगी यानी कि उनके भीतर ही रहा है, निहित है मीन्स भीतर, अंदर ही रहा हुआ है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी, समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्य और विचारों में ही अभिव्यक्तित नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे, जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था, लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है, और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया है। देखिए, शास्त्री जी का जो पूरा जीवन था श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है, लेकिन ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनका जो सभी भाव है उसका एहसास भी किया जाता था, उसका एहसास भी होता था।
उनका व्यक्तित्व और विचारों में समानता थी। वो जो कहते थे वही करते थे, और जो भी करते थे एकमात्र हमारे राष्ट्र के लाभ हो ऐसी भावना से प्रेरित होकर करते थे। इसलिए उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण हमारा पूरा देश है, देशवासी है, देश के लोग हैं, उन पर अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। लेकिन उस समय जो पंडित नेहरू जी की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कोई सरल नहीं था, बहुत ही कठिन था। लेकिन देश ने उस समय देखा है कि उनको संभालने की जो ताकत है वो शास्त्री जी में ही थी। उनका निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया है। ओके, आगे देखते हैं। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। तो शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि एक सामान्य परिवार में वो पैदा हुए थे, साधारण कुटुंब में से थे वो, और उनका पालन पोषण भी साधारण कुटुंब में ही हुआ था। फिर भी वो देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद तक वो पहुंचे, तब भी वो सामान्य यानी कि साधारण पुरुष ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का एक अट्रैक्शन था, आकर्षण पैदा करते थे। तो इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था, क्योंकि बापू भी सरल थे, सादगी वाले थे और विनम्रता वाले थे। तो यानी कि और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों और डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे तथा औरों के इसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। यानी कि बाइबिल जो ईसाइयों का धर्म पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है कि विनम्र जो इंसान होंगे वही पृथ्वी के वारिस होंगे। ये युक्ति सार्थक होती है क्योंकि शास्त्री जी बापू से प्रभावित होकर सन 1921 में उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई छोड़ दी, और जो डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का ऐसा प्रभाव रहा कि उन्हीं आदर्शों पर वो जीवन भर चलते रहे और दूसरों को भी प्रेरणा देते रहे। आगे देखते हैं। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आजादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। तो शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में कब पार्टिसिपेट किया था, कब वो एंटर हुए थे? जब वो स्कूल में विद्यार्थी थे, एक स्टूडेंट थे और उनकी उम्र ओनली फॉर 17 ईयर्स की थी, 17 साल के थे तब। और गांधी जी ने जब उनको ललकारा, आह्वान करना मीन्स ललकारना, चुनौती दी, चैलेंज किया, तब उन्होंने स्कूल छोड़कर वो बाहर आ गए थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि अभी तो मुझे पढ़ना है, घर वाले क्या कहेंगे, मैं गरीब हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लेकिन उन्होंने स्कूल में से पढ़ाई छोड़कर वो अपने देश को स्वतंत्र करने की लड़ाई में वो जुड़ गए, और उसके बाद उन्होंने स्कूल छोड़कर वो बाहर आ गए और काशी में जाकर विद्यापीठ में उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा कंप्लीट की।
उनका मन हमेशा देश की आजादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूत उद्धार के काम में अपने आप को लगाया। और क्या हुआ कि उन्होंने मन हमेशा उनकी देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों में लगा रहा। लेकिन इसका हमें रिजल्ट क्या मिला कि सन 1926 में वो लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, जो उम्र भर के लिए उनके सदस्य रहे। और शामिल होने के बाद शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों का अनुरूप अछूत द्वारा, यानी कि पहले छूत अछूत का बहुत था, उसका अछूतों के उद्धार के काम में अपने आप को लगा दिया। यहाँ से शास्त्री जी की जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई है तो वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। तो जब शास्त्री जी ने सन 1930 में नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो उनमें भी उन्होंने प्रवेश कर दिया। तो उनकी जो वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, नमक कानून तोड़ो आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर उनकी जेल यात्रा की शुरुआत हो गई। तो 12 वर्षों के ये जो 12 वर्ष थे, तो सन 1930 से लेकर सन 1942 के बीच की जो 12 वर्ष के दौरान वो 7 बार जेल गए। तो इसी से हमें ये पता चलता है कि उनके अंदर अपने देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी तीव्र इच्छा थी। ललक मीन्स तीव्र इच्छा थी। दूसरी जेल यात्रा उन्हें 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। और सन 1942 की उनकी जो जेल यात्रा थी वो कितने साल की थी? जो 3 वर्षों की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। ओके, आगे देखते हैं कि इस दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वही दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे रहे। यानी कि ये जो पूरा समय था, इस समय के दौरान शास्त्री जी एक साइड गांधी जी के बताए हुए रचनात्मक कार्यों में काम करते रहे, तो दूसरी ओर वो पदाधिकारी के रूप में लोगों की जन सेवा में लोगों की सेवा के कार्यों में भी लगे रहे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसान के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनको सन 1937 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करने के उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। ओके, तो जो उनको सन 1935 में संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए, तो एक अधिकारी का पद प्राप्त हुआ और जो 1938 तक रहे। और किसानों के प्रति उनका बहुत विशेष लगाव था, इसलिए सन 1937 में वो किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। जो किसी संस्था के प्रधान होता है उसको अध्यक्ष कहते हैं।
ओके, यानी कि प्रधान बनाए गए। तो पूरी लगन के साथ उन्होंने काम किया और उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। तो रिपोर्ट में क्या था, जिसमें जमींदारी की उन्मूल उन्मूल यानी कि जड़मूल से नष्ट करना, जमींदारी को जड़मूल से नष्ट करने का विशेष जोर दिया गया था। ऐसी रिपोर्ट उन्होंने तैयार की। यानी कि कोई भी का एक साइड हम गांधी जी के बताए हुए देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए उन्होंने उसमें भी कार्य किया, तो दूसरी ओर उन्हें लोगों की सेवा के लिए भी बहुत सारे कार्य किए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे हम। इसके बाद 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी ना किसी रूप में जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया। यानी कि 6 साल, इसके बाद 6 वर्षों तक वो इलाहाबाद की नगर पालिका में कोई ना कोई रूप में वो जुड़े रहे, यानी कि कुछ ना कुछ पद वो संभालते रहे और कार्य करते रहे। तो इनके अनुभव से शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों, देखिए शास्त्री जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि नागरिकों की जो समस्या होती उनके ज्यादा करीब आ गए, उनको पता चल गया कि लोगों को क्या क्या समस्याएं हैं। तो उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद की नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। सही मायने में वे यही से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है। यानी कि अब शास्त्री जी को नगर पालिका से जुड़े, कोई ना कोई रूप में जुड़े थे और लोगों की जो समस्याएं थी उनसे भी जुड़े हुए थे। तो उनके कारण क्या हुए, लोगों की जो छोटी सी छोटी समस्याएं थी तो उनका भी वो निराकरण के समाधान करने लगे। तो उनकी जो व्यावहारिक प्रक्रिया थी वो बहुत अच्छी तरह से परिचित हो गए और कार्य के प्रति निष्ठा और अदम्य क्षमता, यानी कि उत्कट शक्ति, अदम्य क्षमता में उत्कट शक्ति के कारण वो 1937 में संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। निर्वाचित यानी कि बहुमत द्वारा वो चुने गए, बहुमति प्राप्त हुई। तो यहाँ से ही शास्त्री जी की संसदीय जीवन की शुरुआत होती है, जो प्रधानमंत्री पद तक पहुँचती है। और इस तरह से वो राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी राजनीति ऊपर। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था और कहते थे कि उनके ही मार्गदर्शन के नीचे में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है। देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी की भिन्न भिन्न पदों पर रहे। देश को आज़ादी प्राप्त हुई तो उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार में शास्त्री जी ने अलग अलग पदों पर वो रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभालना। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया। तो वो अलग अलग केंद्र में और उत्तर प्रदेश में अलग अलग पदों पर रहे।
फिर गृह मंत्री बनाया। तो बाद में पंडित नेहरू ने के अनुरोध पर वो केंद्र सरकार से जुड़ गए। तो उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में वो मंत्री पद में रहे। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी प्रशासकीय यानी कि दक्षता का प्रमाण दिया कि निपुणता, जो प्रशासकीय होता है, जो शासन से संबंधित निपुणता होती है, जो दक्षता में निपुणता होती है, उसका प्रमाण दिया। वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। यानी कि किसी भी तरह की वो औपचारिक रखते नहीं थे, जो केवल कहने सुनने या दिखाने के लिए होती थी, उसमें वो रखते नहीं थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की, वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। तो उनका जो दिखाने के लिए वो काम नहीं करते थे, वो मन से अपना कर्म करते थे और उसी कर्म के प्रति लगन थी उनकी। तो ये पद के कारण वो अपने आप को ऊंचा कभी नहीं मानते थे। वो सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं, लेकिन उनके सेवक है। वो यही मानते थे, उनकी भावना यही थी कि मैं उनका शासक नहीं हूँ, लेकिन मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ, सेवक हूँ। ऐसी भावना से वो कार्य करते थे। तो यही कारण था कि पूरी मंत्रालय में वो लोकप्रियता उनको मिली थी। लेकिन ऐसा नहीं था मंत्रालय में, लेकिन साथ ही साथ सारे देश के लोग है वो लोकप्रियता उनको प्राप्त हुई। लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू जी का जब निधन हो गया, हमारे प्रधानमंत्री का निधन हो गया, तो उन्हें प्रधानमंत्री का पद सौंपा गया और तभी सारे लोगों ने उनको प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। तो इतना महत्वपूर्ण पद पर उन्होंने केवल 19 महीने ही काम किया। इतने छोटे समय में भी उन्होंने सफलताएं और लोकप्रियताएं प्राप्त की है। वह एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। और शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। उनमें किसी प्रकार का धुंधलापन यानी कि अस्पष्टता या किसी भी प्रकार का लक्ष्य छोड़ना, इधर उधर होना, ऐसी कोई बात नहीं थी। उनका भटकाव मीन्स इधर उधर अपने लक्ष्य के प्रति से इधर उधर होना, ऐसा कुछ नहीं था। टू वंडर लिविंग द एम, उनका लक्ष्य जो निर्धारित था वही था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्य को तरजीह दी। यानी कि वो हमारे अत्यंत महत्वपूर्ण, देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे। तो हमें भी पता है कि हमें अगर कोई बड़ा पद मिलता है तो हमें उसका अधिकार भी प्राप्त होता है, लेकिन उन्होंने अपने आत्मसंयम से कभी भी अपने अधिकारों की ओर उन्होंने अधिकार नहीं जताया। अधिकारों से ज्यादा महत्व उन्होंने अपने कर्तव्य को दिया, तरजीह दी, यानी कि प्राधान्य, अग्रिमता अपने कर्तव्य को ही दिया। शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को
छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इस तरह के विचार व्यक्त किए थे। तो उनके जो अधिकारों को नहीं समझते थे, वो कर्तव्य को ज्यादा महत्व देते थे, इसलिए वो शास्त्री जी सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता रहे। और उन्होंने जो अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह था, यानी कि जो प्रमाण पत्र देते, दीक्षांत समारोह क्या होता है कि विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र देने का एक उत्सव होता है। तो 19 दिसंबर को था 1964 में। तो छात्रों यानी कि विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने विचार इस तरह से व्यक्त किए थे। क्या विचार थे वो देखते हैं हम। आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है, जिसे समझना चाहिए। ओके, हमारा देश प्रजातांत्रिक है। तो उन्होंने उस समारोह में कहा कि अपने विचार व्यक्त किए थे कि आपके भविष्य में आपकी मंजिल चाहे कुछ भी हो, आप शिक्षक बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना, कोई भी मंजिल आपकी हो, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हो। तो हमारा जो संविधान है उसने हमें यह दिया, अधिकार दिया है, प्रदत्त मीन्स दिया हुआ अधिकार दिया है कि जिससे हमारे कुछ कर्तव्य भी है। तो कर्तव्यों का भी बोझ आता है, यानी कि हमारे लिए कुछ कर्तव्य भी है जिसे हमें समझना चाहिए, यानी कि निभाना चाहिए। और हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की जरूरत है। यानी कि हम स्वतंत्र हैं, हम प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं, इसलिए हमें अपनी स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है, लेकिन स्वतंत्रता का उपयोग व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाया गया, यानी कि कोई प्रतिनिधि होता है, ये अपनी परंपरा करते हैं कि इस समाज में ये होता है, वो समाज में वे होता है, तो उसको हमें निभाना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जो शास्त्री जी ने कही थी, जिसे हमें आज याद रखने की जरूरत है। ओके, तो ये हम आई होप स्टूडेंट आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया है। तो उसके शब्दार्थ देख लेते हैं हम थोड़े। दायित्व तो जिम्मेदारी, निष्काम बिना फल की अपेक्षा, समर्पण सौंपना, अर्पित होना, समन्वय संयोग, निहित यानी कि भीतर रहा हुआ, अंतर्गत, आस्था तो श्रद्धा विश्वास, विरासत उत्तराधिकारी, वारसो गुजरातीમાં वारसो, आह्वान ललकार चुनौती, उन्मूल जड़मूल से नष्ट करना, दक्षता निपुणता, तरजीह प्राधान्य अग्रिमता, प्रदत्त दिया हुआ, निर्वाचित तो चुना हुआ, दीक्षांत समारोह तो विश्वविद्यालयों का प्रमाण पत्र देने का उत्सव। ओके स्टूडेंट, हम कथनों का आशय स्पष्ट करना है। ओके, शास्त्री जी को निष्काम कर्म योगी कहना अधिक उचित है। तो देखते हैं कि शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। बिना किसी फल की आशा के वे संपूर्ण भाव से कर्म में लगे रहते थे। जब भी उन्हें अपने कर्म का फल पाने के अवसर मिलते, फिर भी उनकी अपेक्षा करते, उपेक्षा ही करते, अपेक्षा कभी रखते नहीं थे। फल पाने के लालच में से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। शास्त्री जी के इस स्वभाव को देखते उन्हें केवल कर्मयोगी कहना पर्याप्त नहीं है, उन्हें निष्काम कर्मयोगी कहना ज्यादा उचित है। ओके, सेकंड है शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। तो
गांधी जी देश के बहुत बड़े नेता थे, फिर भी उनमें अद्भुत विनम्रता, सादगी और सरलता थी। इन गुणों ने उन्हें अधिक महान और लोकप्रिय बना दिया था। गांधी जी के ये गुण लाल बहादुर शास्त्री में भी थे, इसलिए शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब था, बापू के अधिक करीब था। थर्ड, शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। तो शास्त्री जी कर्म को ईश्वर मानकर उसकी पूजा के रूप में श्रम करते थे। देश और समाज की सेवा में ही उन्हें जीवन की सार्थकता लगती थी। उन्हें सादा भोजन और सादा पहनावा ही पसंद था। उन्होंने जो कुछ किया पूरी निष्ठा और लगन से किया। उनकी ये विशेषताएं बहुत कम लोगों में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट हम उनके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। शास्त्री जी ने देश की इस आकांक्षा को पूरा किया और कैसे? तो प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनैतिक विरासत छोड़कर गए थे। उनके उनकी मृत्यु के बाद उसे कुशलतापूर्वक संभालकर शास्त्री जी ने देश की आकांक्षा पूरी की। शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था, उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी। राष्ट्र को लाभ पहुंचाने उनके हर कर्म का एकमात्र उद्देश्य होता था। उनके इन्हीं गुणों के बल पर वे नेहरू जी की विरासत को संभालने और उसे आगे बढ़ाने का कठिन काम पूरा कर सके। सेकंड क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उसी में उनकी परवरिश भी हुई। प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पर पहुंचने पर भी वे सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सरलता, सादगी और जन सेवा की भावना उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गए थे। तो ये जो सारे गुण थे वो गांधी के भी थे, जो शास्त्री जी के अपने आप में आ गए। गांधी जी की तरह उन्होंने अछूतोद्धार कार्यक्रम भी चलाया। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा। शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? तो शास्त्री जी में कार्य के प्रति गहरी निष्ठा थी। वे मेहनत करने की अदम्य क्षमता भी रखते थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बार वे संसद के लिए चुने गए, परंतु उनके संसदीय जीवन की वास्तविक शुरुआत सन 1937 के निर्वाचन से ही हुई। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए? तो जब अलीगढ़ विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा था कि भविष्य में आप कुछ भी बनो, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हो। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप पर कुछ कर्तव्यों का भार भी डालता है। देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए। इस प्रकार छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने संविधान द्वारा नागरिकों को मिली स्वतंत्रता के सद्गुणों, सदुपयोग के बारे में अपने विचार प्रकट किए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो पैराग्राफ दिया हुआ है वो पैराग्राफ को रीड करना है। तो ये पैराग्राफ को हमें रीड भी करना है और उसके जो शब्द कोश के क्रम में लगाना है, उसके अर्थ भी ढूंढना है। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो अंडरलाइन किए गए वर्ड है, तो हम फर्स्ट वर्ड देखेंगे कि रीड पर अंडरलाइन है। ओके, कि विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहे तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। तो रीढ़ का मतलब आपको लिखना मेरुदंड। ओके, विद्यार्थी काल में मानव में जो संस्कार पड़ जाते हैं, जीवन भर वही संस्कार अमिट रहते हैं। अब अमिट वर्ड है,
इसके नीचे अंडरलाइन है। तो अमित का वर्ड लेना है हमें अटल, और ओके। इसीलिए यही काल आधारशिला कहा गया है। तो आधारशिला के नीचे अंडरलाइन है, तो आधारशिला का अर्थ है नींव। यदि यह नींव दृढ़ बन जाती है तो जीवन सुदृढ़ और सुखी बन जाता है। यदि इस काल में बालक कष्ट सहन कर लेता है तो उसे ज्ञान मिलता है, उसका मानसिक विकास होता है। जिस वृक्ष को प्रारंभ से ही सुंदर सिंचन और खाद मिले, तो खाद के नीचे अंडरलाइन है खाद। तो खाद के लिए वर्ड्स हम लेंगे खाद। तो जमीन का उपजाऊ बढ़ाने वाला पदार्थ, ओके। उपजान खाद मिल जाती, वह पुष्पित एवं पल्लवित होकर संसार को सौरभ देने लगता है। तो पल्लवित और सौरभ, तो पल्लवित यानी कि विकसित, ओके। सौरभ यानी सुगंध देने लगता है। इस प्रकार विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम, अनुशासन, संयम एवं नियमन के सांचे में ढल जाता है, वह आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य नागरिक बन जाता है। तो आदर्श विद्यार्थी बनकर वो एक सभ्य नागरिक बनता है। सभ्य के नीचे है तो शिष्ट, शिष्ट, सभ्य का मतलब है शिष्ट, ओके। अब इसको शब्दकोश के क्रम में लगाएंगे। तो फर्स्ट हम अ लेंगे अटल, फिर जमीन का उपजाऊ बढ़ाने वाला पदार्थ, नींव, मेरुदंड, विकसित, शिष्ट और सुगंध, ओके। इस इकाई से हम लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन में से कौन कौन से सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं, तो ये आपको करना है। और ये है जो एक स्टोरी है, एक था से उससे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उनकी सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी डैश डैश डैश। तो उस कहानी को आपको आगे बढ़ाना है अपने वर्ड्स में, ओके, ऑन योर वर्ड्स। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? आई होप स्टूडेंट आपको ये अच्छे से समझ में आ गया लेसन, ओके। तो इसकी स्टोरी आपको बनाना है। इसके ऊपर से हम निबंध भी लिख सकते हैं कि मैं मेरे प्रिय नेता, ओके। थैंक यू।